नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं चिंता में चीन। जी हां, सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव के बीच भारत और चीन एक बार फिर से करीब 3 महीने बाद बातचीत की मेज पर आमने सामने होने वाले हैं। भारत और चीन के बीच कल यानी 24 जून को पूर्वी लद्दाख को लेकर एक और दौर की राजनयिक वार्ता होने की संभावना है, जिसमें गतिरोध वाले बाकी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की जाएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि करीब 3 महीने पहले दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर की वार्ता हुई थी। वहीं से पहले दोनों देशों के बीच 11 दौर की सैन्य वार्ता हो चुकी है। तो क्या है पूरा मामला, देखें खास रिपोर्ट। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारत चीन सीमा मसलों को लेकर परामर्श और समन्वय के लिए स्थापित कार्य नियंत्रण के अंतर्गत होने वाली वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सेनाओं के बीच तनाव कम करने के व्यापक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले WMCC के तहत पिछले दौर की वार्ता 12 मार्च को हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि राजनयिक चर्चा के बाद कोर कमांडर स्तर के अधिकारी के बीच भी वार्ता होगी। वहीं अप्रैल माह के 11वें दौर की सैन्य वार्ता में भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि चीनी सेना को LAC के सभी स्थानों से अपने सैनिक हटाने होंगे। 11वें दौर की वार्ता में भारत की तरफ से दो टूक कहा गया कि चीनी अपनी सेना को गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग के पीछे हटाए और पिछले साल मई से पूर्व की स्थिति बहाल करे। आपको बता दें कि पेंगोंग लेक इलाके में दोनों सेनाओं की वापसी के बावजूद कुछ अन्य क्षेत्रों में गतिरोध अभी कायम है। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच पिछले वर्ष मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर सैन्य गतिरोध है। हालांकि दोनों पक्षों ने कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद फरवरी में पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को सैनिकों से हटाने की प्रक्रिया पूरी की थी। फिलहाल दोनों देशों के बीच गतिरोध के बाकी हिस्सों से सैनिकों की वापसी को लेकर चर्चा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी ने भी बताया कि भारत चीन सीमा के मामलों को लेकर परामर्श और समन्वय के लिए स्थापित कार्यतंत्र के अंतर्गत होने वाली वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव कम करने और व्यापक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। और 12वें दौर की जो वार्ता है वो कल यानी 24 जून को की जाएगी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रफुल्ल बख्शी, विंग कमांडर। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ यहाँ पर है, तो बहुत स्वागत है विंग कमांडर सर आपका। तो यहाँ पर बात वापस से हम कर रहे हैं, जैसा कि चीन और भारत को लेकर जो बातचीत यहाँ पर की जा रही थी, बातचीत हो नहीं पा रही थी। अब 12वें दौर की वार्ता कल रखी गई है। तो क्या लगता है विंग कमांडर सर कि क्या हो सकता है इसके अंदर और ये किस तरीके की वार्ता होगी? देखिए, ये वार्ता जो होगी डिप्लोमेटिक वार्ता है। फिर जो डिप्लोमेटिक वार्ता जो अब ये शेड्यूल है और कोर कमांडर की वार्ता होगी। बेसिकली कोर कमांडर की वार्ता होगी जो डिप्लोमेटिक वार्ता में तय किया गया है। डिप्लोमेटिक वार्ता में ये तय होना चाहिए कि चीन अक्साई चीन कब खाली करेगा, मीटिंग से पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। और कब उसकी बात शुरू होगी और जो गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेमचौक एंड डेप्सांग, दौलत बेगोल्डी के आसपास के हाई फीचर, इसको खाली करने की बात कब होगी और उसके बाद मेन वार्ता स्टार्ट होगी। ये स्टार्टिंग मुद्दा होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि डिप्लोमेटिक वार्ता में इसका क्लैरिफाई या हो गया है वो होएगा। व्हाटएवर जैसे कि उसका न्यूज वेरी क्लियर नहीं आया है। क्वेश्चन ये है कि ये जब तक और फौज वार्ता जो करेगी कौन सी जगह खाली कब करेंगे, उनको या तो ब्रीफ किया गया है कि तुम डायरेक्ट बात करिए, पर उस ब्रीफिंग में ये पॉइंट जरूर होने चाहिए। अगर फौज नहीं इंसिस्ट करती कि आप अक्साई चीन की पहले अक्साई चीन का क्या कहिए कि हाँ हम इन प्रिंसिपल अक्साई चीन को डिस्कस करेंगे, बेशक बात की डेट हो जाए और तब बात ये बनेगी। ये नहीं तो हवा में बात होगी। और इस समय जो डी इंडक्शन, डी एस्केलेशन की जो प्रोसेस होगी उसके ऊपर दोबारा स्टडी होगी। ये नहीं कि वो दिखावे के लिए थोड़े 2 टाइम पीछे ले जाएं और जब आपने पूरी फौज खाली कर दी तो सारे के सारे अंदर ले आए। ये जो धोखाधड़ी इन्होंने करी है पिछले बार, वो नहीं होनी चाहिए। मेल जोल में हंसमुख करके चाय कॉफी पी के ये बात नहीं जल्दी, जैसे आप देख रहे हैं। ये तो सब दिखावा है। असली चीज तो होती है जो फ्रंट में हो रही है, वो उसको देखना पड़ेगा। तो हमारे कमांडर्स को खुल के बात करनी पड़ेगी। आशा करते हैं कि उनको खुल के बात करने की अनुमति मिल गई है और जो बात करनी है उसके करेक्ट पॉइंट्स मिल गए, जैसे आप अभी कोर कमांडर को देख रहे हैं। बिल्कुल।
तो यहाँ पर जिस तरीके से वार्ता की यहाँ पर बात की जा रही है, तो कि जो चीनी जो सीमा विवाद है, जैसा कि पिछले साल भी जो हमको देखने को मिला था और उसके बाद में सैनिक यहाँ पर हटाने पड़े थे, तो विंग कमांडर सर, क्योंकि कई लोगों को एकदम से ही पता नहीं होता है कि किस तरीके से ये विवाद उपजा है और लगातार चीन जो है वो किस तरीके से घुसपैठ कर रहा है, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके के विवाद जो है वो देखने को मिलते हैं बॉर्डर पे। देखिए, विवाद वेरियस लेवल के होते हैं। अगर आप आर्मी की बात करें तो कोर कमांडर की भी, ब्रिगेड लेवल के भी, यहाँ तक कि कर्नल लेवल की भी बातें होती हैं। वो जब जो कोर कमांडर ने डिसाइड कर दिया कि अच्छा हम आपको इस एरिया को खाली कराएंगे, तो उस कोर के अंदर जो ब्रिगेड कमांडर होते हैं वो मिलते हैं। फिर बात होती है, अच्छा ये कलवर्ट है, कलवर्ट का इस साइड या ये साइड, ये नदी के किनारे का है, इस पत्थर के इधर हो या उधर हो, यहाँ तक बातें चलती हैं। बटालियन कमांडर लेवल तक इस तरह बातें आती हैं। पर सबसे पहले जो डिसाइड होता है पूरे एरिया का, वो कोर कमांडर्स करते हैं। जहाँ कोर डिप्लॉयड है 14th कोर, वो डिप्लॉयमेंट, और 14th और 15th कोर जहां जब भी डिप्लॉयमेंट है वो इस तरीके से ही बात करेंगी और वो अपने काउंटर पार्ट से बात करेंगे और ब्रिगेड लेवल के ऊपर और लोअर लेवल पे बातें आती हैं। और उसके बाद जैसे कि घटना घटी थी कर्नल बाबू की, कि वो चेक करने गए और उन्होंने हमला कर दिया, ऐसी कोई कार्रवाई ना हो उसके लिए भी। और मैं अभी आशा करता हूं कि ये अब आपस में ये मामला हट गया है कि हम बिना हथियार के जाएंगे। अब आपको सबको पूरे हथियार के साथ जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर फौज इसको फॉलो करती है तो मेरे को खुशी होगी, नहीं तो मेरे को ये चिंता सताई रहेगी और किसी भी नागरिक को कि फिर धोखा हो सकता है हमारे साथ। क्योंकि धोखा करने के लिए आपको धोखे वाली एक मानसिक स्थिति होनी चाहिए। हमारे लोगों में ये मानसिक स्थिति नहीं होती, हमें पैदा करनी पड़ती है और यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमें पूरा सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, अगर वार्ता की यहाँ पर बात की जाए तो 11 दौर की जो वार्ता है वो हो चुकी है। अब कल जो है वो 12वें दौर की वार्ता होगी। तो जब 11 दौर की वार्ता में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है, किसी भी हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, तो कितनी संभावना है कि कल जो वार्ता के लिए, वैसे तो चीन आ नहीं रहा था बात करने के लिए, लेकिन उसके बाद कल जो है वो वार्ता के लिए उन्होंने समय दिया और उसके बाद जो है वार्ता करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो 12वें दौर की अगर ये वार्ता होगी तो क्या लगता है आपको कि कितना निष्कर्ष जो है वो निकलकर सामने आएगा? देखिए, ऑन द पेपर ये जरूर बात होगी कि डेप्सोंग, डेमचौक, ये हॉट स्प्रिंग, डोगरा, ये जिसका नाम दिया मैंने, ये सारी की सारी बात होगी। तो अभी मैं इस समय डायरेक्ट टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो इस तरह नतीजा निकलेगा, पर मैं ये एक ओवरऑल मेरी ओपिनियन है कि चाइना आपको फिर धोखा देने की कोशिश करेगा और फिर आपको किनारे लगाने की बात करेगा। ये मेरे को पता है, पर हम अब कितने सतर्क हो गए हैं ये अभी नहीं, क्योंकि अभी अंदर की बात है, अंदर इंटरनल फाइल्स की बात है, ये पता करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमको ये सारी नीतियों की, प्रणालियों की चर्चा करनी पड़ेगी और जहां जहां बदलाव लाना पड़ेगा, इसके लिए फौजी कमांडर्स को खुल के बात करनी होगी। अगर डिफेंस मिनिस्टर से नहीं बात होगा, प्राइम मिनिस्टर के पास जाएं, प्राइम मिनिस्टर से नहीं बात होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएं। ये जरूर बात होनी चाहिए कि हम इस प्रणाली से खुश नहीं हैं। क्यों नहीं है, इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए और जिसको कहते हैं कि ठोस को एक मेंटल स्टेट होना चाहिए इसको पूरा करने के लिए। बिल्कुल। तो विंग कमांडर सर, यहाँ पर सैनिकों के वापसी अभी हो सकती है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है कि जो सैनिक थे जो हटाए गए हैं वो वापस भी आ सकते हैं। तो अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो फिर किस तरीके की चीजें जो है वो सामने आएंगी? आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। हटाए गए का मतलब क्या? मतलब जिस तरीके से पिछली बार जो बातें हुई थी और उसके बाद जो वार्ता हुई थी, उसके बाद कुछ कदम जो है चाइना ने अपने सैनिकों को पीछे ले लिया था, तो उसके बाद जो है सैनिक वापसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि वापस वो आ सकता है। यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पे, मुद्दे पे डिस्कस किया जाए कि आपने ये काम ठीक नहीं किया। चाइना को अपने सफाई में पेश करेगा, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। चाइना भी चतुर है और उसने भी अपना होमवर्क पूरा किया होगा। बिल्कुल। तो वो बताएगा कि नहीं आपने ये कहा था, हमने ये समझा, और सेमेंटिक एरर्स की बात होगी, कम्युनिकेशन एरर्स की बात होगी, ये सारा कुछ होगा। क्लेरिकल एरर्स की बात हो जाएगी, ये भी होगा। और क्वेश्चन ये है, इस बार हमको जब जो भी करेंगे, हमारी को इतनी तैयारी करनी पड़ी कि 15 मिनट की वार्निंग में हमें री इंडक्ट कर लें। ये और अपनी एयर पावर को तैयार रखना पड़ेगा
कि कहाँ वो ज्यादा फोर्स में आते हैं तो अपनी एयरफोर्स को तुरंत लगाएं, अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह उसी समय लगाएं। अगर फाइटर और एयरक्राफ्ट लगाना लगाएं, चाइनीज एयरफोर्स आती है तो आए। इस समय हमने अगर कमजोरी दिखाई तो चीन सदा के लिए हमको कमजोर समझेगा। ऐसे ही चीन हमको कमजोर समझने की कोशिश कर रहा है, हमको दर्शाने की। हालांकि चीन हमसे लड़ना नहीं चाहता, उसको पता है लड़ाई का नतीजा क्या होगा। पर बात करने में, दीन हाँकने में अगर काम चल जाता है तो चीन करेगा, दुनिया को दिखाना चाहता है। 100 एनिवर्सरी आ रही है कम्युनिस्ट पार्टी की, बिल्कुल, वो जुलाई में, उसमें अपना ये सॉलिड कैरेक्टर रखना चाहता है, अपना दृढ़ निश्चय करने वाली गवर्नमेंट का छवि रखना चाहता है, अपनी लीडरशिप की टेचर को दिखाना चाहता है। ये सारा का सारा कर रहा है और वो सोच के बैठा, विचार करके बैठा है और अपने भगवानों का नाम ले रहा होगा कि इसमें कोई अड़चन ना आए, इसमें कोई खामी ना आए। तो ये सारी की सारी चीज जो है ये पूरी की तरीके से तैयारी की होगी। पर मैं अभी बता दूं, हमारी फौज को तैयार रहना पड़ेगा कि डी इंडक्शन से री इंडक्ट करना पड़े तो उसमें कोई चूक ना हो, और एयर पावर का इस्तेमाल करना पड़े, कोई चूक ना हो। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि कई बार चीन और इन सब को लेकर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं और आपकी और हमारी ही चर्चा कई बार हो चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए, चीन के कई ऐसे मुद्दे हैं जो जिसको ये साबित करते हैं कि चीन जो है वो अपनी चतुर चाल जो है वो चल रहा है, भारत पर कब्जा जमाने की जो है कोशिश भी यहाँ पर वो कर रहा है। तो चीन जब साम दाम दंड भेद इन चारों पर काम कर रहा है तो भारत को किस तरीके से इससे निपटना चाहिए? क्योंकि भारत लगातार अभी भी उदार बना हुआ है, भारत अभी भी एक आक्रामक रुख में नहीं है, जबकि आपके हमारी कई बार बात हो चुकी है कि भारत को आक्रामक रुख दिखाना होगा, तभी जाके जो चीन के साथ में और भी जो चीजें हैं वो हटेंगी। तो चीन को भी कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि भारत कमतर नहीं है जो कमतर आंक रहा है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो चीन जिस तरीके की हरकतें कर रहा है और उसने पहले की है, तो उसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, आपने खुद ही बोला साम दाम दंड भेद कर रहा है, और ये तो बड़ी पुरानी नीति है चाणक्य की। अगर वो साम दाम दंड भेद कर रहा है तो आप भी साम दाम दंड भेद करिए, और दंड में जो फोर्स का इस्तेमाल होता है बिल्कुल, तो क्यों नहीं, तो आप तैयारी पूरी करिए। मैं यही तो मैं बोल रहा हूँ, हमें कोई इसको खुश करने की नहीं जरूरत है, कुछ नहीं है। ये सारी की सारी, और ये जो खुश करने वाली प्रणाली है ये उस डिपार्टमेंट से स्टार्ट होती है जिनको लड़ाई का पता नहीं होता। वो अपना काम चलाने के लिए ऐसी बातें करते नहीं। ध्यान रखना, एक अच्छा तो हमला हो रहा है तो तुम नाथुला खाली कर दो, सियाचिन को खाली कर दो, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। इनको कुछ पता नहीं होता, भारत की मातृभूमि की वैल्यू उनके माइंड में नहीं होती, उनको अपनी दिनचर्या सुधारनी होती है, अपनी पोस्टिंग अगली पोस्टिंग की परवाह करते हैं ये लोग। ये इनको कुछ कोई चिंता नहीं होती। ये चिंता होती है उसको जो भारत को असली प्यार करते हैं, वो होता फौजी जो अपना खून बहाता है, बिल्कुल, उसको ये बात पसंद नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हमको आप साम दाम दंडभेद की बात कर रहे हैं, ये तो हमारी पहली प्रणाली होनी चाहिए। बिल्कुल, सबके जेब में इसके नोट्स होने चाहिए कि साम दाम दंडभेद कैसे होता है चाणक्य नीति। बिल्कुल। विंग कमांडर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है, और वाकई में अब जो समय है, जो दुनिया को दिखाने का जो समय है वो यही है कि भारत किसी से कमतर नहीं है, और भारत को एक बार तो आक्रामक रुख जो है वो अपनाना चाहिए। क्योंकि भारत जिन वीर सपूतों की भूमि रही है, लगातार जो यहाँ पर क्षत्रिय रहे हैं, और जिस तरीके से युद्ध जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से किया गया है, यहाँ से पहले से नहीं, बहुत अनादिकाल से यहाँ पर किया जा रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कई जो युद्ध की जो रणनीति पहले अपनाई जाती थी, जो वीर सपूतों की भूमि कहलाई जाती है, तो उसके ऊपर बिल्कुल भारत को काम करना चाहिए। अब बिल्कुल उसको काम करना चाहिए। इसीलिए कभी आप को मौका मिले तो सैनिकों का इंटरव्यू लीजिए और उनसे ये क्वेश्चन पूछिए, वो आपको बताएंगे कि क्या बात है, तो आपको पता चल जाएगा कि विंग कमांडर बख्शी ठीक बोल रहे थे। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये तो है, ये तो आसमान में लिखा हुआ है, इसमें तो कोई सोच विचार की भी जरूरत नहीं है। हमें जो नीति अपनानी किस तरीके से करना है, और ये जो कमतरी का जो आप कह रही हैं, इसका जो एहसास हमको नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, ऊपर से लेके नीचे तक। बिल्कुल। तो ये आप इसमें तो बिल्कुल क्लियर रहिए कि हमको अपनी अब नीतियों को बदलाव करना है। अब कैसे बदलाव करें, क्या करें, इसमें प्राइम मिनिस्टर को क्या अड़चने आएंगी, कौन इसमें दखल करेगा, किसको प्रॉब्लम आएगी, क्यों आएगी, इस पे भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि भैया बात क्या है, 70 साल से ऐसा क्या बात है
हम इससे डरपोक तबके के क्यों हो गए हैं? जो एक समय हमारी पूरे भारत के जो फौजें होती थी मुगलों के आने से पहले, वो विस्तारवादी होती थी। बिल्कुल। और हम विस्तारवादी नहीं है, ये कहते हैं। क्यों नहीं है? हम जहां हमारी जमीन है हम वहां विस्तार करेंगे। और ये कहना कि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, अहिंसा का मतलब ही कुछ नहीं होता, ये गलत चीजें सिखाई जा रही हैं। अहिंसा कुछ नहीं होती। अगर अपने देश के हित के लिए किसी को मारना हो आपको, तो आप करेंगे। उसमें हिंसा और अहिंसा क्या है? जंगल में देखिए, कोई भी जानवर हिंसा नहीं करता जब तक भूख नहीं लगी होती। शेर आपके बगल से गुजर जाएगा, आपको कुछ नहीं करेगा जब तक वो भूखा नहीं है। कोई हिंसा करता ही नहीं है। सब अहिंसा लाकर चाहते हैं, अहिंसा में सब पर रखना चाहते हैं, सब पीस चाहते हैं। भारत की फौज भी पीस चाहती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल। ये तो महात्मा गांधी से सवाल पूछा गया था और उन्होंने ठीक जवाब नहीं दिया था। बिल्कुल, अहिंसा का जो पाठ लगातार पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर बात देश की आन बान और शान की आ जाए तो बिल्कुल हमें आक्रामक होना चाहिए और होना पड़ेगा भी। नहीं तो जिस तरीके से चीन जो आंखें दिखा रहा है, और अगर भारत का रवैया इसी तरह रहा, ये भी एक सवाल है विंग कमांडर सर आपसे कि अगर इसी तरीके का उदार रहा भारत, और इसी तरीके का जो यहाँ पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से भारत यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, वार्ता कर रहा है, बातचीत से मामलों को जो है सुलझाने की कोशिश कर रहा है, तो जिस तरीके से यहाँ पर कर रहा है, तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत को, अभी तो सिर्फ चीन ही यहाँ पर है, तो हर देश जो है वो कमतर आंकेगा। बिल्कुल करेगा। नेपाल अड़ गया था आपके यहाँ, बात कर रही हैं आप, गोलियां भी चल गई थी। नेपाल ने तो डिक्लेयर कर दिया कि आप अब उसके इंटरेस्ट में नहीं हो, और उससे तो पीड़ा उठा लिया है। अब कहता है रामायण भी हमारे यहाँ लिखी गई है, गीता भी हमारे यहाँ लिखी गई है, और अयोध्या भी हमारे, सब कुछ है। और आपको सोशली और रिलीजियसली और कल्चरली चैलेंज करने लग गया है। तो ये तो यहाँ पे हमारी नीतियों की कमजोरी आती है। हम अपना समय बर्बाद करना जानते हैं। ये इसकी स्टडी होनी चाहिए, राइट एक्सपर्ट्स बैठे होने चाहिए इस बात के लिए। ऐसे लोगों को नौकरी में रखना चाहिए। ये नहीं कि कोई जनरलाइज आप एमए इन संस्कृत हो और आईएएस एग्जाम पास कर गए हो तो आप ये कोई बात ही नहीं चलती। आपको महकमे की बात आनी चाहिए। अगर आप यही सवाल कृष्ण भगवान से पूछते, जिन्होंने गीता, वो यही कहते हैं आपको कि तुम्हारे को 5000 साल से गीता सिखा रहा हूं और तुम अभी भी एक सवाल पूछ रहे हो कि दुश्मन कौन है और दुश्मन कौन नहीं है। ये तो सारा का सारा, ये तो हमारी कमजोरी और नासमझी की बातें। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, जिस तरीके से लगातार आप और हम चर्चा करते हैं कि भारत को आक्रामक होना चाहिए, हालांकि ये सवाल थोड़ा सा विषय से इतर है, लेकिन फिर भी जब इतनी बातें निकली हैं तो थोड़ा सा जानना आपसे चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत इस तरीके से उदार बना हुआ है, भारत को जो है लोग जो राजनीतिक जो चीजें हैं वो एक नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है क्या इस तरीके की कि भारत को आक्रामक कब होना है, किस तरीके, तो वो प्रोसेस किस तरीके की होती है और कैसे भारत को एक वो दिया जाता है कि आप अब जाके आप युद्ध कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, मैं आपको समझा दूं जी। जब आप सब मिलके, आप एक एक्सपर्ट हैं, मिनिस्ट्री में हैं, सब मिलके एक थिंक टैंक जो ग्रुप होता है वो बैठ के विचार करते हैं कि भारत की ओवरऑल रिक्वायरमेंट और पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। उसके तहत जो आपने सवाल पूछा, डॉक्ट्रिन्स लिखी जाती हैं। डॉक्ट्रिन्स ये होती हैं लड़ाई में कि जब दुश्मन हमला करेगा तो कौन कैसे लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, आपको लड़ाई के हुक्म करूं कि ना करूं, देश का हमला होने का कौन क्लियरेंस देगा, क्या आप एयरफोर्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये सारी की सारी डॉक्ट्रिन्स में लिखी होती हैं। जब डॉक्ट्रिन्स के हिसाब से फिर वॉर पॉलिसीज बनती हैं, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनते हैं और आपके सैनिकों तक पहुंचते हैं और एवरीबडी इज क्लियर। आपके लोकल कमांडर्स क्लियर होते हैं। देखिए, अगर लोकल कमांडर को पता है क्या करना है कि हमारे पे हमला हुआ है, एयरफोर्स है, एयरफोर्स को कहिए, एयरफोर्स स्ट्रेट अवे आ जाएगी, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिनल है। पर आपने अगर डॉक्ट्रिन ही नहीं लिखी तो फिर आप क्या करेंगे? एग्जामिनेशन में इसका सवाल आ गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपने पढ़ी नहीं, आपको पता ही नहीं उसका स्पेलिंग, तो आप क्या लिखोगे? बिल्कुल यही प्रॉब्लम आती है। तभी 1962 में एयरफोर्स को लगाएं या ना लगाएं, सब लोग टेलीफोन कर रहे हैं इधर उधर, एयरफोर्स को हटा दिया। ये डॉक्ट्रिन की कमी के कारण होता है। कारगिल में भी सोच रहे थे कि एयरफोर्स को लाएं कि ना लगाएं, ये प्रॉब्लम आ रही डॉक्ट्रिन की। ये डॉक्ट्रिन की जो चिंताएं हैं ये तब दूर होंगी जब आप बैठ के लिखोगे,
और उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनाओगे और पॉलिसीज बनाओगे और सारे कमांडर्स के पास होंगी। एक बार आपको थोड़ा झटका दे दूं, 1995 में रैंड कॉर्पोरेशन ने पेपर लिखा था कि भारतीय गवर्नमेंट के पास में सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नाम की चीज नहीं है। आर्मी एयरफोर्स 95 की बात कर रहा हूं, आर्मी एयरफोर्स ने भी बिना डॉक्ट्रिन के सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। पार्लियामेंट में भूचाल आ गया था और तब फौज को कहा जल्दी जल्दी डॉक्ट्रिन लिखो। अपने 10 दिन में इन्होंने थकी हुई थी डॉक्ट्रिन लिख के सामने कर दी। कॉलेज ऑफ वॉरफेयर के कोर्सेज की फाइलें निकाल कर डॉक्ट्रिन लिख दी। ये सारी की सारी कमजोरी इसलिए है कि हम लोग चिंता नहीं करते कि देश को बचाना, देश की रक्षा भी सबसे ऊपर होनी चाहिए हमारी चिंता। वो चिंता नहीं है, हमें इलेक्शन जीतना है, फलाने को किस तरह डाउन करना है, और ये नहीं पार्टी आएगी वो पार्टी है, और इसी की बातें चलती रहती हैं। तो फिर आप कर लो बात, फिर देश की रक्षा एक तरफ और आज की सियासत एक तरफ। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से विंग कमांडर सर आपने समझाया। काफी संशय रहता है लोगों के बीच में कि जिस तरीके से आक्रामक दूसरे देश हो जाते हैं तो भारत क्यों पीछे रह जाता है, क्योंकि अब ये भी आपसे जानना चाहेगी भारत के पास में भी ऐसी कोई कमी पेशी नहीं है जिसके पीछे वो पीछे हट रहा हो। सारे सैन्य शक्ति भारत के पास में है, एक अच्छे लेवल पर भारत है, लेकिन उसके बाद में भी जो उदार अपना जो स्वरूप जो है वो दिखा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मतलब ये राजनीतिक जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बाधित करती है सेना को। वहां तो जब डॉक्ट्रिन नहीं होती गवर्नमेंट के पास में तो कंफ्यूजन होता है। फिर जिसको जो समझ होती है वो ऑर्डर पास कर देता है, नहीं नहीं अभी मत करिए, हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, फिर हम मीटिंग करके देखेंगे। जैसे समदौंग सॉन्ग में बोला था जनरल सुंदर जी को, नहीं देखो अगर चाइनीज घुसाए हैं हम बात कर लेंगे, और बात करना कुछ नहीं हुआ। सुंदर जी ने उनकी बात ही नहीं सुनी, एक ब्रिगेड को बाई एयर बुलाया और चाइनीज को खदेड़ दिया, और गवर्नमेंट इतनी नाराज हो गई कि उसका जो ऑपरेशन फैल्कन था उसको नामंजूर कर दिया। मतलब ही उसके मेडल नहीं सोल्जर्स को मिलेंगे, उसके अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ कर दिया। कहने का मतलब है घोड़े की लगाम अगर आपके हाथ में नहीं है और घोड़े पे बैठे हुए हैं तो इससे बड़ी सर्कस कुछ नहीं हो सकती। आपको छीन के लगाम हाथ में लेनी पड़ेगी अगर जरूरत पड़ती है तो। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक सवाल और कि चलिए हम वापस चीन के मुद्दे पर आते हैं। जिस तरीके से बात यहाँ पर भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर जो तनाव है वो उपजा हुआ है, और जो अब कल की अगर वार्ता की अगर बात की जाए तो वो सारी जानकारी तो हम आपसे ले चुके हैं, लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल विंग कमांडर सर ये बड़ा हुआ है कि एलएसी के पीछे हटने को क्या चीन तैयार हो पाएगा। तो ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत स्टडी की हुई है, आप बहुत करीब से इन सारे मुद्दों को जानते हैं, तो चीन किस तरीके से और जो रुख है वो अपना सकता है, क्योंकि चीन की जो चालबाजियां हैं वो तो हम सभी देख रहे हैं, पूरी दुनिया इसको देख रही है, लेकिन क्या वो जो जमीन को पीछे हटने की बात यहाँ पर एक आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि वो पीछे हट जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एलएसी से वो पीछे हटने को तैयार होगा? चीन इस बात को एक्सटेंड करेगा जब तक उसकी कम्युनिस्ट की एनिवर्सरी नहीं खत्म हो जाती, क्योंकि चीन ने अगर ये दिखा दिया एनिवर्सरी से होने से पहले कि मैं पीछे हट गया था तो वो जीपिंग का लास्ट दिन होगा। उसके बाद में चीन कहेगा मैं मीटिंग्स करता हूं, और मीटिंग अभी शुरू हो जाएंगी पर उनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। चीन आपको आड़े लगाता रहेगा, टालता रहेगा। चीन ये सारा कार्यक्रम बाद में करने की बात करेगा और फिर भी वो एलएसी को नहीं खाली करेगा, ये भी मैं बता दूं। अगर खाली इधर से अगर उसने 3 किलोमीटर किया तो वहां 6 किलोमीटर आपसे लेगा, तो ये करेगा तो आपको फिर भाव तोल करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो जिगजैग बन जाएगी, 3 किलोमीटर इधर वो है, 3 किलोमीटर तुम इधर हो वो है, और उससे बात आई गई कर दी। अगर उससे बात भारत खुश होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। चीन आपको मैं बता दूं ऐसी आसानी से एलएसी से हटने वाला नहीं है। बिल्कुल, तो मतलब जो आशंका जताई जा रही है वो कहीं ना कहीं दूसरी बात है कि चीन कहेगा अरे भाई कोई हमने जॉइंट सर्वे नहीं किया, परसेप्शन नहीं है, आप कहते हो लाइन इस नाले से इधर जाती है, हम कहते हैं नाले से इधर से जाती है, पहले उसको तो डिसाइड करो, फिर आपके सर्वे जर्नल के लोग आएंगे, सर्वे करेंगे, फिर बात करेंगे कि इस पत्थर के नदी के किनारे 5 कदम से इधर लाइन जाएगी, और ये सारे की सारी बातें चलेंगी। तो ये आपको पता है टालने वाली बातें हैं, बहुत समय लगाएंगी। चीन इतनी जल्दी एलएसी से नहीं निकलेगी।
बिल्कुल, तो मतलब इस पूरी चर्चा का हम मतलब यही निकालें कि जो चीन है वो अपनी चालबाजियों से बिल्कुल जो भारत का जो है वो एक तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। सिर्फ उसका जो अभी एक कार्यक्रम आ रहा है सिर्फ उसके लिए, बाकी उसके बाद क्या वो एक वापस से आक्रामक रुख अपना सकता है भारत के लिए? चीन जहां जहां आक्रामक रूप की बात होगी वो अपनाएगा, वो कहीं ना कहीं अपनाएगा। और चीन को पता है कि भारत की फौज तो तैयार है, क्या भारत की गवर्नमेंट तैयार है? चीन में जीपिंग ही चला रहा है, वही गवर्नमेंट है, वही फौज है। उसने हुक्म दे दिया, फौज चल गई। तो ये इंडिया में नहीं है। इंडिया में बात होगी, वार्तालाप होगी, फाइलें इधर से उधर जाएंगी, फिर फौजी कमांडर को बोला जाएगा और इत्यादि इत्यादि चीजें होंगी। वो जैसे कि गलवान में घुस गए चाइनीज, और अभी आप बातचीत कर रहे हैं, वो दो ब्रिगेड लेके आए थे, 3 डिवीजन कर ली, आपकी जगह को अख्तियार कर लिया। गलवान कहाँ है और चाइचिन कहाँ है? एक तो 13 किलोमीटर अंदर आ गए। बिल्कुल। तो फिर ये बात तो है। चलिए, तो ये जिस तरीके से आपने समझाया विंग कमांडर सर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया है और उन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की जो हमारे दर्शकों को बिल्कुल जरूरी था, और किस तरीके से प्रोसेस होती है और किस तरीके से जो चीनी सीमा विवाद है उसको लेकर कल क्या कुछ हो सकता है वो भी हमने आपसे जाना। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे सीमा विवाद को लेकर जारी तनाव के बीच भारत और चीन एक बार फिर से 3 महीने के बाद बातचीत की मेज पर आमने सामने है, और भारत और चीन के बीच कल यानी 24 जून को पूर्वी लद्दाख को लेकर एक दौरे पर राजनीतिक वार्ता होने की संभावना है। लेकिन जितना हम अभी तक समझ पाए, चीन अपनी चतुर चालबाजियों से उतना अच्छा नहीं है कि जिस तरीके से वो इतनी आसानी से एलएसी से पीछे हटने को तैयार हो जाए। कुछ ना कुछ वो रोड़ा उसमें जरूर अड़ाएगा और कुछ ना कुछ भारत को फिर से करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो तनाव है उसमें कहीं ना कहीं कमी तो आए, लेकिन तनाव पूरी तरीके से कल खत्म हो जाए। 12वें दौर की वार्ता है, इससे कहीं भी हम अभी गुरेज नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।